नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक संस्कृति के 60 प्रश्न देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब प्रश्न 2 देखते हैं, आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। अब प्रश्न 3 देखते हैं, ऋग्वेद के नदी तमे सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो नदी तमे सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 21 या 26? कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा या काबुल नदी थी। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 4, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है? तो कितने मंडल और सूक्त है? 10 मंडल व 1025 सूक्त या 10 मंडल 1028 सूक्त। तो क्या होगा अपना इसमें राइट? 10 मंडल और 1028 सूक्त हो जाएंगे। तो बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और क्या ऋग्वेद के जो छंद है उनमें देवताओं की स्तुतियां हैं और प्रत्येक सूक्त में देवता और ऋषि का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न 5 देखते हैं, निम्न में से किसे अपुरुषीय कहा गया है? तो अपुरुषीय किसे कहा गया है? पुराणों को या वेदों को? किनको कहा गया है? वेदों को अपुरुषीय कहा गया है। इसके बाद में प्रश्न 6 देखते हैं, यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह में कौन सा वेद संबंधित है? यज्ञ और कर्मकांड अनुष्ठान पद्धतियों से कौन सा वेद संबंधित है? तो अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो कौन सा वेद सम्मिलित है इसमें? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कितने अध्याय है? 40 अध्याय है और इसके 2 भाग है यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब प्रश्न 7 देखते हैं, अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? तो 20 मंडल और 731 सूक्त, 24 मंडल और 730 सूक्त। तो क्या होगा इसमें अपना राइट? 20 मंडल और 731 सूक्त राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना इसमें। और इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। और इसका जो अंतिम अध्याय है इस वेद का, इसे ईशोपनिषद कहा गया है। और ईशो उपनिषद का मूल विषय क्या था? आध्यात्मिक चिंतन था। अब प्रश्न 8 देखते हैं, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? तो किस वेद में बताया गया है? सामवेद में या अथर्ववेद में? सामवेद में या अथर्ववेद में? तो किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 है अपना, वेसानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो कितने संस्कार बताए गए हैं? 18 या 22? प्रश्न अपना 9 है, वेसानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो कितने को किया गया? 18 का या 20 का? कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? 18 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। और मनुस्मृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? 13 संस्कार। और गौतम ग्रह सूत्र है उसमें 40 संस्कार बताए गए हैं। अब प्रश्न 10 देखते हैं, वर्तमान में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? तो कितनों को माना गया है प्रमुख? 14 या 16? कितने संस्कार माने गए वर्तमान में? वर्तमान में 16 संस्कार माने गए हैं। बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? पहला अपना आता है गर्भाधान, फिर पुष्वन, फिर सीमंतोयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये पूरे 16 संस्कार माने गए हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न 11, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को किसने बताया है? तो किसने बताया है? दयानंद सरस्वती ने या मैक्स मुल्लर ने? किसने बताया है?
मध्य एशिया, मध्य एशिया बताया है मैक्स मुल्लर ने, बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया है। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 12। डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास था। झा के अनुसार कौन सा आर्यों का मूल स्थान था? तो ब्रह्मर्षि देश या फिर कश्मीर। क्या था? ब्रह्मर्षि देश यानी ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त ही क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था। ये आर्यों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रश्न 13 देखते हैं। सप्त सेंधव को आर्यों का मूल निवास किसने माना है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने या अविनाश चंद्र दास ने? ए और बी दोनों ने? इनमें से कोई नहीं। तो सप्त सेंधव को आर्यों का मूल निवास स्थान डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास इन दोनों ने है माना है। तो सी अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न आता है अपना 14। हंगरी यूरोप का आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा है? हंगरी यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा है? तो गाइल्स महोदय ने, डॉक्टर नेहरिंग ने। तो किसने कहा है? गाइल्स महोदय ने। हंगरी यानी भूख और गाइल्स यानी घायल। तो भूख से घायल ऐसे याद रख लेना इसको। तो गाइल्स ने हंगरी को आर्यों का मूल स्थान बताया है। इसके बाद में प्रश्न आता है 15। आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य मत कौन सा है? सबसे प्रचलित यानी मान्य मत बताना है, मध्य एशिया या तिब्बत। तो क्या होगा इसमें? ए अपना राइट हो जाएगा। मध्य एशिया को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों की एक शाखा ईरान से होते हुए भारत आई, यह सिद्धांत सर्वमान्य माना गया है। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 16। वैदिक संस्कृति को दो भागों में किसने बांटा? तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में किसने बांटा? मैक्स मुलर ने या विंटरनित्ज ने? तो किसने बांटा था? विंटरनित्ज ने। तो इसको दो भागों में बांटा था। एक तो था ऋग्वेदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहा था, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा था। इसके बाद में अपना प्रश्न आता है पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता किसे माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष या उग्रसर्वा? तो लोमहर्ष उग्रसर्वा, ए और बी दोनों कालिदास। तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा दोनों ही पुराणों के रचयिता है। लोमहर्ष के पुत्र थे उग्रसर्वा। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण भी माने गए हैं। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 18। जन के नेता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गोप या प्रतिनिधि? तो जन के नेता को क्या कहा जाता है? गोप कहा जाता है। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। तो वैदिक काल में कौन सी विदुषी महिलाएं हुई थी? गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता, उपर्युक्त सभी। तो ये क्या थी? ये सभी महिलाएं ऋग्वेदिक काल से संबंधित थी। तो उपर्युक्त सभी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और जो ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना भी उन्होंने की थी। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। अब प्रश्न 20 देखते हैं। वैदिक काल के पालतू पशु थे। तो पालतू पशु क्या थे? गाय, घोड़ा, हाथी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी पालतू पशु थे ऋग्वेदिक काल के व्यक्तियों के या लोगों के। और गाय को क्या कहते थे? रथी या संपत्ति मानते थे। और ये युद्ध का पर्याय माना जाता था, गवष्टि, जिसका अर्थ होता था गायों के लिए युद्ध। अब प्रश्न 21 देखते हैं।
अब 21 नंबर है, वैदिक काल में निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती थी? उषा, वरुण, सूर्य, उपर्युक्त सभी की। तो इन सभी की पूजा की जाती थी। सभी की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनमें 3 प्रकार के देवता है, आकाशीय देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे और पृथ्वी के देवता थे। इसके बाद में प्रश्न आता है अपना 22, ऋग्वेद में भिषक नामक से किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? लुहार का, संगीतज्ञ का, भगवान का, चिकित्सक का। तो भिषक किसको कहा जाता था? चिकित्सक को कहा जाता था। अब प्रश्न 23 देखते हैं, वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था मूल्य की इकाई? भैंस को, घोड़ा को, गाय को, बैल को। तो किसे माना गया? गाय को माना गया है मूल्य की इकाई। इसके बाद में प्रश्न 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा वो बताना है। वैदिक काल में समाज की इकाई, मूल इकाई परिवार था। तो ये तो सत्य है कि समाज की मूल इकाई परिवार ही था। इसके बाद में आता है, वैदिक परिवार में सबसे बड़ा मुखिया पुरुष को माना गया। ये भी सत्य है। इसके बाद में आता है, वैदिक काल में स्त्री का बहुत सम्मान था। तो ये भी सत्य है। और इसके बाद में आता है, विवाह संस्कार के बाद वेदा आरंभ आश्रम की शुरुआत होती। तो विवाह के बाद में क्या होता था? ये अपना गलत हो जाएगा इसमें। विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। और वेदा आरंभ क्या है? एक संस्कार है, आश्रम नहीं है। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं 25, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वैदिक युग के निवासी प्रकृति के उपासक नहीं थे। वैदिक काल में संगीत व नृत्य लोकप्रिय था। वैदिक काल में प्रमुख वाद्य यंत्रों वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ व मृदंग आदि प्रचलित थे। और उपर्युक्त सभी। तो असत्य बताना है। तो वैदिक युग के निवासी प्रकृति के उपासक नहीं थे, ये रोंग हो जाएगा ए अपना इसमें। बाकी सभी सत्य है क्योंकि ये प्रकृति के उपासक थे। इसके बाद में प्रश्न 26 आता है, वैदिक शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या अपनाना। तो क्या होता है इसका अर्थ? जानना होता है। वैदिक शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। इसके बाद में अपना प्रश्न आता है 27, वैदिक सभ्यता थी तो मूलतः ग्रामीण, मूलतः नगरीय। तो कैसी थी वैदिक सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी वाली सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद में अपना प्रश्न आता है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 10 राज्य युग का उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में या ऋग्वेद में? तो कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और इसके बाद में आता है प्रश्न 29, सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। सभा व समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ए और बी दोनों में या सामवेद में? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद इन दोनों में मिलता है। तो सी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और ये सभा व समिति किस लिए बनाई जाती थी? राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती थी। इसके बाद में प्रश्न 30 आता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 या 18? कितने का मिलता है? 16 का। कितने का मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या होता था? जो निर्बल राज्य होते थे वो शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो जाते थे और जनपदों में या महाजनपदों का रूप ये ले लेते थे। इसके बाद में प्रश्न 31 आता है, निम्न में से अंग महाजनपद की
राजधानी है, तो अंग महाजन की राजधानी चंपा है या श्रावस्ती? तो अंग महाजन की, मैंने एक सोर्स डाला था उसमें अच नाम से डाला था, उसकी ट्रिक तो एच है, ए का हो जाएगा च चंपा। और इसके बाद में आता है प्रश्न 32, निम्न में से वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वे वी ट्रिक क्या थी? वे वी, मल या वजी? वजी हो जाएगा इसमें अपना राइट आंसर। इसके बाद में प्रश्न आता है 33, विराट यानी बेराट किसकी राजधानी है? मत्स्य की या पांचाल की? तो किसकी है विराट? है मत्स्य की, ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट या विराटनगर। फिर आता है प्रश्न 34, महाभारत काल में मंत्रिपरिषद में कितने विभाग थे? तो कितने थे? 20 या 18? कितने थे? 20 या 18? कितने थे? 18 थे। तो बी इसमें अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद में अपना प्रश्न आता है 35, निम्न में से कौन सी कंबोज की राजधानी है? तो करा नाम से उसमें ट्रिक थी, तो रा से राजपुर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर थी। गांधार की तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैनी और अश्मक की पेदन्य या पोतान थी। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न 36, निम्न में से किस ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दों व जीवी संघ का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? रामायण में या अर्थशास्त्र में? किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र में। इसके बाद में प्रश्न आता है अपना 37, संस्थागार या संथागार कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? जिस स्थान पर सभा की जाती है उसे संस्थागार या संथागार कहते हैं, या जिस स्थान पर समिति की जाती है। तो क्या होगा इसमें अपना राइट? जिस स्थान पर सभा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संथागार या संस्थागार कहते हैं। ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है अपना प्रश्न 38, चार वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? चार वर्ण माने गए हैं, तो उनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और वो चार वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र, जिन्हें क्या माना गया है? परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है। अब 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो कितने आश्रम बताए गए हैं उपनिषदों में? 4 या 3? कितने बताए गए हैं उपनिषदों में? 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3 है उपनिषदों में। 3 ही बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 ही आश्रम बताए गए हैं। इसके बाद में प्रश्न 40 आता है, आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के पूरक थी, यह कथन किसका है? तो आश्रम व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के पूरक थी, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, दयानंद सरस्वती का, जीसी पांडे का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका था ये कथन? जीसी पांडे का। सी अपना इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 41 आता है, कितने पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है? तो कितने पुरुषार्थ मनुष्य के सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं? 3 या 4? कितने जुड़े हुए हैं? 3 या 4? तो कितने जुड़े हुए हैं? 3 पुरुषार्थ मनुष्य के सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। धर्म, अर्थ और काम मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, इन 3 का संबंध है। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, वो अध्यात्म से संबंधित है। इसके बाद में प्रश्न 42 आता है, निम्न में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो किसका मिलता है? शतुद्री का, अस्किनी का, वितस्ता का, उक्त सभी का। तो इन सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद में प्रश्न 43, सिंधु नदी का प्राचीन नाम था, तो क्या था इसका नाम? इंडस या
परुषणी क्या नाम था? इंडस था। इसके बाद में प्रश्न 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कुबा या सरस्वती? कौन सी नहीं है भारत में? तो कुबा नहीं है, कुबा काबुल। ठीक है, तो ए इसमें अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं 45, जो कुबा नदी है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये काबुल नदी का ही प्राचीन कुबा नाम है। इसके बाद में आता है 45 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी अफगानिस्तान में है? तो कौन सी है? सुवस्तु, गोमती, क्रूमो, उक्त सभी। तो क्या होगा? ये सारी नदियां हैं वो अफगानिस्तान में है, तो उक्त सभी अपना डी इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 46, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो कौन सी थी इकाई सबसे बड़ी? ग्राम, विस, जन या कोई नहीं? तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। सी अपना इसमें राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कई जनों में बंटे हुए थे। इसके बाद में प्रश्न आता है 47, वैदिक काल में निम्न में से किसे राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो राजा का प्रधानमंत्री ऋग्वेद काल में किसे कहा जाता था? तो दुर्गपाल को या पुरोहित को? किसे कहा जाता? पुरोहित को कहा जाता था राजा का प्रधानमंत्री वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में राजा के 12 क्या होते थे? उच्च पदाधिकारी होते थे। उन्हें क्या कहते थे? रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। और बाजपति किसे कहते थे? गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहते थे। और सेनानी, जो प्रधान सेनापति होता था उसे सेनानी कहते थे। और जो दुर्ग का रक्षक होता था उसे दुर्गपाल कहते थे। इसके बाद में प्रश्न अपना आता है 48, विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 125 बार, 122 बार, 128 बार या 130 बार? तो कितनी बार किया गया है विदत का उल्लेख? विदत का उल्लेख किया गया है 122 बार। बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। और विदत क्या होती थी? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था होती थी, जिसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य मुद्दों पर क्या किया जाता था? विचार विमर्श करते थे। और इसमें, इस विदत में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं अपना 49, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार या 16 बार? कितनी बार किया गया है? तो 8 बार किया गया है सभा का उल्लेख। कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। विदत का तो था 122 बार और सभा का उल्लेख किया गया है 8 बार हुआ है। और ये न्याय संबंधी फैसले करती थी सभा। इसके बाद में प्रश्न आता है 50, सभा के सदस्य कहलाते थे, जो सभा के सदस्य होते थे वो क्या कहलाते थे? सुजान या ईशान? क्या कहलाते थे? वो सुजान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुजान कहलाते थे। ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। और इसी को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। इस सभा को नरिष्ठा कहा गया है अथर्ववेद में। इसके बाद में प्रश्न आता है 51, निम्न में से कौन सी सामान्य लोगों की संस्था थी? तो सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? सभा या समिति? तो सामान्य लोगों से संबंधित क्या थी? समिति थी। समिति सामान्य लोगों से संबंधित थी। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता था वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। अब प्रश्न 52 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में समाज व परिवार था तो कैसा था? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? तो कैसा था ऋग्वैदिक काल में? पितृसत्तात्मक। पिता की सत्ता प्रमुख थी। और जो अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। माता की भूमिका अधिक थी। और इसमें वैदिक सभ्यता में पिता की भूमिका अधिक मानी गई है।
और परिवार संयुक्त परिवार होते थे और पिता का स्थान महत्वपूर्ण माना गया था। इसके बाद में प्रश्न आता है 53। ऋग्वैदिक काल में क्षीरोदान किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? खीर को या पुआ को किसे कहा गया है? खीर को क्षीरोदान कहा गया है, तो खीर को कहा गया है। ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न आता है 54। ऋग्वैदिक काल में विद्यार्थी होते थे तो कैसे होते थे? गृहवासी, अंत्यवासी या ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो कैसे होते थे? गृहवासी और अंत्यवासी दोनों प्रकार के होते थे। तो ए और बी अपना राइट हो जाएगा। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वो क्या है? शिक्षा से संबंधित उल्लेख करता है। और गृहवासी तो होता है घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, और अंत्यवासी होता है गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। तो ये दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति होती थी और विद्यार्थी इन दोनों प्रकार के होते थे, गृहवासी और अंत्यवासी। इसके बाद में प्रश्न आता है 55। सॉरी। इसके बाद में प्रश्न आता है 55। निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल के बारे में सत्य है? ऋग्वेद काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ऋग्वैदिक काल में समाज में पुनर्विवाह प्रचलित थे। इसके बाद में अपना है विधवा विधवा स्त्री देवर या अन्य पुरुष से विवाह